आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि इल्म की शम्मा जलाकर ही जहालत के अंधेरों को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे आज के हीरोज़ आबिद वज़ीर और उमैर आसिफ भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारे आज के पहले हीरो आबिद वज़ीर मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबाजात में अनथक मेहनत कर रहे हैं। वो ये सब कैसे करें, आइए चल के उनसे मिलते हैं और ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोफेशनली तो आप एक इंजीनियर हैं, तो फिर टीचिंग की तरफ किस तरह से आए? बेसिकली जब मैंने एफएससी की 1983 तो उस वक्त यूईटी में 2 साल बाद एडमिशन्स होते थे। तो फिर मैंने जो एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे तो शौक ही टीचिंग का है। तो फिर मैंने अपनी लाइफ का एम ही सेट कर लिया कि मैंने अल्टीमेटली स्कूल खोलना है और अल्टीमेटली मैंने जो है एजुकेशन के सेक्टर में ही आना है। आपने अवाम में शऊर की आगाही के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, इसका बाकायदा आगाज़ कब और कैसे हुआ? ये बेसिकली जो है जब हमने काम का स्टार्ट किया, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें ये आइडिया हुआ कि जो पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस है। तो फिर हमने जो है वो प्लान किया कि हमें एक जो है वो एनजीओ बनानी चाहिए जिसमें हम कौम को हर लिहाज से अवेयरनेस दे सकें। तो तकरीबन 10 साल पहले 2003-04 में हमने ये एनजीओ बनाई फ़ायदा के नाम से। अच्छा। ये एब्रीविएशन है फाउंडेशन फॉर अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट फॉर ऑल। फ़ायदा के थ्रू आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, किन डायमेंशंस में उनको अवेयर करते हैं? देखिए, इसमें हम जो है ना वो 2 तरह के काम करते हैं। एक तो यह है कि हम मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके बच्चों को जो है ना वो करियर काउंसलिंग के हवाले से लेक्चर्स देते हैं। उसमें हम उन्हें बताते हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए प्री मेडिकल स्टूडेंट या प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट या साइंस एंड आर्ट्स जो भी है, उनके पास फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चों को यूजुअली नहीं पता होती। मतलब हमारा इवन ऐसे बहुत बड़े बड़े शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ, हमने लोगों से नस्ट के बारे में पूछा तो बच्चों को नहीं पता था, फास्ट के बारे में बच्चों को नहीं पता था। इसके अलावा आप साथ साथ टीचर्स की काउंसलिंग भी करते हैं। उसके लिए पहला जो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होता है कि हम उन्हें बताएं कि आप बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। ज़ाहिर टीचिंग अंबिया का शेव है, तो वो उनका मेन प्रोफेशन था। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि ये आप कौम को डेवलप कर रहे हैं, पहले तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो काम करें वो उन्हें आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला, नो योर सेल्फ नो योर जॉब। आपका एक प्रोजेक्ट माइक्रो फाइनेंसिंग भी है, उसके बारे में बताइए। हम ये कहते हैं कि किसी बंदे को उसके पैरों पे खड़ा किया जाए। उसके लिए हम ये माइक्रो फाइनेंसिंग का सिलसिला हमने जब स्टार्ट किया, उसके लिए हमने पर मंथ एक बजट रखा हुआ है। उस बजट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को 10 to 20 to 30 हम जो है वो लोन देते हैं। आप एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी डील कर रहे हैं और आपने एक डिस्पेंसरी भी खोली है, कुछ उसके बारे में बताइए। ज़ाहिर है हमारे जो विलेजेस के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लोगों के पास जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने भी अपने गांव के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी जो है वो की है ताकि वहाँ के लोगों को छोटे मोटे जो बीमारियाँ उनको हो जाती हैं रोज़, तो उनको वो हम जो है वो एंटरटेन करें, उनको डील करें, उनको जो है ना इलाज कराएं उनका। आप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं, ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? जब से हमने काम स्टार्ट किया तो हमारा जो मेजर पर्पस यही था कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उसे फैसिलिटेट किया जाए। तो उसमें हमने जो है वो जो भी बच्चा आया अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो उसको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं। वो कॉलेजेस में भी हैं, स्कूल्स में भी हैं। आबिद वज़ीर, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन अभी हम चल के मिलेंगे उन टीचर्स से जिनकी इन्होंने ट्रेनिंग की, काउंसलिंग की, और चल के उनसे जानेंगे कि इस काउंसलिंग का उन्हें क्या फ़ायदा हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस टीचर्स ट्रेनिंग में वो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको फोकस किया जाता है? सबसे बुनियादी चीज़ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो सीखी, जिसके बाद मैं वो इंस्पिरेशन लेके वो फर्दर लेक्चर्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स अटेंड करता रहा, वो थी 5 आइज़। 5 आइज़ में जो फर्स्ट आई हमें बताई गई वो थी इंटेंशंस, और सेकेंड आई हमें बताई गई थी इंफॉर्मेशन, और थर्ड आई जो हमें बताई गई थी वो थी इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट।
एंड फोर्थ आई जो हमें बताई गई थी वो थी इनोवेशन, के टीचर इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे लेके आते हैं। एंड एट द एंड फिफ्थ आई इंसेंटिव। वो इंसेंटिव टीचर के एंड पे अगर आप देखें तो टीचर के एंड पे अपने इंसेंटिव हैं और स्टूडेंट के एंड पे कि वो अपने एक करियर को अचीव कर लेता है, एक अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को अचीव कर। कुरतुलैन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप टीचिंग पहले भी कर रही थी इस ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग के बाद भी आपने टीचिंग की, वो क्या ऐसा डिफरेंस है जो आपको महसूस हुआ? इसमें जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि पहले हम हैपहैज़र्ड काम स्टार्ट कर दिया करते थे, मतलब आए क्लास में एकदम टीचिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन इसमें एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी इस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू हमें बताई गई कि पहले नो योर स्टूडेंट, वो है कहाँ, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए क्या स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है। मतलब इतनी इन डेप्थ साइकोलॉजी के बाद, मतलब आप गए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप उनकी इन्हांस करने लगे हुए हैं। ये चीज़ें वो थी जो कभी पहले सोची भी नहीं शायद गई थी, और इसके थ्रू मतलब वो एक एक्टिव और एक इंजॉयबल एनवायरनमेंट क्रिएशन, और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ एक्टिव लर्निंग, और उसके बाद रीइंफोर्समेंट ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव लर्नड। इट वाज एक्चुअली द थिंग जिसने बच्चों को भी एनवायरनमेंट क्लास का भी इम्प्रूव किया और स्टूडेंट की मतलब टीचिंग को भी इतना ज़्यादा जॉयफुल बना दिया दैट आई रियली एंजॉयड एवरी डे ऑफ माई लाइफ। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आबिद वज़ीर की क्लास के बाहर, जहां पे वो बच्चों को करियर काउंसलिंग के सेशंस दे रहे हैं। दोबारा से आपको हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। मुझे आप ये काइंडली बताइए कि वो कौन सी एग्जैक्ट एज होती है जब बच्चों को काउंसलिंग की वाकई में ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल में तो हर एज पे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब उनका करियर डिफाइन होने जा रहा हो। आबिद साहब, आपसे हम बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से कुछ से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये ट्रेनिंग्स जो हैं उनके लिए किस हद तक इफेक्टिव हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हादिया बतूल। हादिया, आप यहाँ पे करियर काउंसलिंग के सेशंस ले रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये सेशंस लेने के बाद आपने जो करियर ऑप्ट करना है, सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप तैयार हैं? यस, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले एक्चुअली ऑब्वियसली मुझे लगा कि शायद प्री इंजीनियरिंग करके मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग की ऑप्शन मिलेगी, बट आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर आई केम टू नो कि ऑब्वियसली देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आपको क्या लगता है कि स्कूल में भी ऐसे करियर काउंसलिंग के जो है वो सेशंस होते रहने चाहिए? ऑब्वियसली स्कूल में स्टूडेंट्स को इतनी काउंसलिंग मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ से उनके डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वजीहा आलम। वजीहा, किस क्लास की आप स्टूडेंट हैं? मैं सेकेंड ईयर की प्री इंजीनियरिंग की तालिब इल्म हूँ। ये आपको करियर काउंसलिंग के सेशंस लेने के बाद कुछ फ़ायदा हासिल हुआ? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगी कि इन्फॉर्मेशन का ना होना जहालत की अलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ हमने स्टूडेंट से बात की। इन ट्रेनिंग्स के हवाले से दोबारा से हम आबिद साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अपनी ट्रेनिंग्स को लेके, फ़ायदा को लेकर। जी आबिद साहब, हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। फ़ायदा जो काम करे हेल्थ के और एजुकेशन में और बाकी सेक्टर्स में, हम इनको एक्सटेंड करना चाहते हैं। अच्छा। और उसमें हमारा जो सबसे बड़ा जो फ्यूचर प्लान है वो एजुकेशन फॉर ऑल का काम करना है। सही। कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है ना वो पढ़ने के लिए जाए, स्कूल में जाए और उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के पहले हीरो आबिद वज़ीर, जिन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि टीचर्स को चाहिए कि वो अपने फ़र्ज़ को पूरे अच्छे तरीके से अदा करें, क्योंकि उन्होंने ही आगे आने वाली जनरेशन को बनाना होता है। अब आपकी मुलाकात अगले हीरो से करवाने का टाइम हुआ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे हीरो उमैर आसिफ के पास, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान को अमन और नौजवानों के हकूक़ के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करवा चुके हैं। तो चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। बीएससी करने के बाद सोशल वर्क की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? अपनी बीएससी के दौरान ही जब मैं यूनिवर्सिटी में था वहाँ ही सोशल एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। वहीं से मेरी लाइफ में सोशल पार्ट इन्वॉल्व हुआ और तब से मैंने एज ए एक्टिविस्ट काम करना शुरू किया। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका क्या नाम है और इसका बाकायदा आगाज़ आपने कब किया? हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है मुझ में और मेरे फ्रेंड्स में कि हम खुद से एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं यंग लोगों के लिए, जहाँ पे हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कि वो भी एज एक्टिविस्ट काम करें। तो तब हमने काफ्का को स्टार्ट किया बेसिकली। इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने काफ्का ही क्यों रखा? जी, काफ्का एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ओरिजिन। तो जब भी आपने चेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो वो आपने ओरिजिन से करना होता है। काफ्का के थ्रू आप क्या चेंज लाना चाह रहे हैं? जी, हम चाहते हैं बेसिकली कि पर्टिकुलरली यंग लोगों के लिए एक हेल्दी, जेंडर सेंसिटाइज्ड, वायलेंस फ्री और पीसफुल सोसाइटी को बनाया जाए। यूथ पीस समिट करवाने के पीछे क्या रीज़न था? इसमें हमारा पर्पस ये था कि एक प्लेटफॉर्म पैदा किया जाए जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो और वो उन मसाइल को हाईलाइट कर सके जो कन्फ्लिक्ट्स की वजह बन रहे हैं, जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा उमैर ने इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया है। आइए उनसे जानते हैं 3rd ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, ये बेसिकली अराउंड द ग्लोब जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने लोग हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस है जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है अभी रिसेंटली। तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को एज ए यंग लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे मैंने जो हमारी वर्किंग है वुमेन राइट्स पे, उसका जो आउटपुट है, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने बनाया है, वो वहाँ पे पेश करने में गया था और वहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूट किया जो हमारी एफर्ट्स और एक्सपीरियंस है। आपको एक अवार्ड भी मिला है, मेक अ डिफरेंस अवार्ड, वो अवार्ड क्या है? जी, ये मेक अ डिफरेंस अवार्ड एक प्रोजेक्ट है ब्रिटिश यूथ काउंसिल का, जिसमें वो जो यंगस्टर्स होते हैं पूरी दुनिया में जो एज एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं चेंज लाने के लिए, तो पाकिस्तान से इस दफ़ा ये अवार्ड मुझे मिला है। इस चमन में तुम सब हो, बर्फबारी की सूरत। एक्शन एड डेनमार्क ने भी आपको सिलेक्ट किया है, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, वो क्या काम है? जी बिल्कुल, एक्शन एड डेनमार्क जो है उनका प्रोजेक्ट है इंस्पायरेटर्स, जिसमें से वो पूरी दुनिया में जो चेंज मेकर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं उनके काम की बिना पर। तो मुझे भी अल्लाह का शुक्र है एज ए इंस्पायरेटर सिलेक्ट किया गया है अभी रिसेंटली 2013 के स्टार्ट में। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमारे एक यंगस्टर जो हैं इंडिया के यूथ के साथ भी काम कर रहे हैं। वो क्या नेटवर्क है? ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन यूथ जनरेशन, और वो बेसिकली यंग लोगों के लिए उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा विजन मिलता है, इसलिए हम उनके साथ कोलैबोरेशन में मिलके उनके पर्पस को और अपने पर्पस को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। उमैर, आपसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अभी हम नाज़रीन चलते हैं उमैर की वालदा के पास और उनसे उमैर के बारे में मज़ीद बातचीत करते हैं। जोश तेरी पहचान है जवान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से उमैर इंटरनेशनली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, अमन के हवाले से बात करता है, यहाँ के इश्यूज़ को, जो यंगस्टर्स के इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करता है। एज अ मदर आपको कैसा फील होता है? जब वो ऐसे काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो बाहर जाता है, वहाँ जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, तो बहुत मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा बेटा इस छोटी सी उम्र में इतने काम कर रहा है। आप उमैर को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? मैं इसको देखती हूँ कि ये सोशल वर्क में बहुत काम करेगा और मुल्क में कोई ना कोई चेंज लाएगा और नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है जा वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं।
नाज़रीन, हम उमैर और उनके दोस्त गजनफर के पास मौजूद हैं, तो चलिए उनसे उनके सोशल वर्क के बारे में बातचीत करते हैं। जी उमैर, अभी आपका रिसेंटली एब्स्ट्रैक्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो कॉन्फ्रेंस कब होगी और ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली ये बेस करता है यंग लोगों की जो हेल्थ है, और ये अभी फिलिपाइंस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जनवरी में। वहाँ पे मेरा ये पेपर सेलेक्ट हुआ और मैं इसको इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूँगा वहाँ पे जाके। गजनफर, आप काफका के लिए और उमैर के साथ सिंस स्टार्ट काम कर रहे हैं, तो आप कौन से इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं? किन लोगों के इश्यूज जो हैं काफका में और उमैर के सामने लेके आते हैं? जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर और डिवीज़न बहावलपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं काफका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से 2010 से वाबस्ता हूँ, और एजुकेशन, पॉलिटिकल और हेल्थ के हवाले से मैं सब इशू को वो जो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है वो एक बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, उस इशू को मैं आके रिप्रेजेंट करता हूँ काफका के मेन हेडक्वार्टर में, और जहाँ पूरे लोगों तक बात पहुँचती है और हमारे लोगों को कुछ रिलीफ मिलता है और उनका एक आउटपुट हमें शो होता है। दैट्स रियली ग्रेट। उमैर, आप हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए कुछ। जी, हम अभी जितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जो हमारा मोटो है पीस को कायम करना और वायलेंस को ख़त्म करना, जो हेल्थ है नौजवानों की वो बेहतर हालात में हो। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात ऐसे हीरो से करवाई जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क और कौम के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा, बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को दरपेश इश्यूज़ को उजागर करने के साथ साथ उनको सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/छुपाहीरो पे, या फिर ट्विटर पे twitter.com/छुपाहीरो पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।